नमस्कार साथियों, सिविल लिमिट आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 5 हम करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आने वाले हैं, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39 में है, ठीक है? ये वाली बात की गई है। दूसरा, परिवहन संरक्षण का प्रावधान 48 में है, ठीक है? तीसरा, वन्यजीव संरक्षण को उल्लेख मूल संविधान में था। ये चीज़ पूछ रहा है कि ये था या नहीं, ठीक है? तो ये टॉपिक वैसे तो हमने पढ़ लिया, ठीक है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत 39 में ही निहित है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये हमने कल पढ़ा भी था, जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास देख ले, ठीक है? दूसरा, परिवहन संरक्षण का प्रावधान जो 48 ए में है, क्योंकि 42 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है? दूसरा, वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख मूल संविधान में था, तो ये मूल संविधान में था, ठीक है ना? मूल संविधान में ये राज्य सूची में था, ठीक है ना? राज्य सूची में था, ठीक है? स्टेट लिस्ट में था, लेकिन ये स्टेट लिस्ट से इसे समर्थित सूची में ला दिया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2, 3 आंसर है, ठीक है? ये यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, वन्यजीव संरक्षण का जो उल्लेख मूल संविधान में भी था, राज्य सूची में था, स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसे इसे समर्थित सूची में ला दिया गया था, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन-सा गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है? ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़े थे। गांधीवादी सिद्धांत तो वो सिद्धांत जो ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, गोवंश की सुरक्षा की बात करते हैं, ठीक है? दलितों के, पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं। तो ये गोवंश की सुरक्षा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ये। लेकिन समान नागरिक संहिता जो था ना, ये उदार बौद्धिक वाला था, ठीक है ना? तो आर्टिकल 44 ये नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब 3 हटा देंगे, तो 3 हटाने से ए आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ये भी पिछली क्लास में हमने कर लिया है, तो इसका आंसर है 51, ठीक है, सी, ठीक है, अनुच्छेद 51 इसका आंसर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब है डीपीएसपी का वर्गीकरण संविधान में किया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक वर्गीकरण विद्वानों द्वारा किया गया है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है डीपीएसपी आइलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, डीपीएसपी आइलैंड से संविधान से प्रेरित है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट जो है वर्गीकरण संविधान में किया गया, तो ये संविधान में नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब पहला खत्म हो जाएगा, पहला खत्म, तो आंसर बी आ जाएगा इसका। 2 और 3 सही है, क्योंकि इसका जो वर्गीकरण किया था वो जो विद्वानों ने किया था, ठीक है? जो इसका वर्गीकरण किया था वो स्कॉलर विद्वानों ने किया था, ठीक है ना? तो ये इसका राइट आंसर डीपीएसपी आइलैंड से लिया गया है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? डीपीएसपी का ठीक है? ये डीपीएसपी है, वर्गीकरण कि समाजवादी सिद्धांत कौन से होते हैं? जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो सामाजिक आर्थिक न्याय मतलब सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, वो सिद्धांत होते हैं। जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। अब आप क्या करना, ठीक है? समाजवादी सिद्धांत आर्टिकल मत रटो। आप ये देखो सामाजिक आर्थिक की कौन बात करता है, ठीक है? कौन-सा आर्टिकल बात करता है? वेलफेयर स्टेट की बात कौन-सा आर्टिकल करता है? जैसे 38 हो गया वेलफेयर स्टेट की बात करता है, 39 हो गया, ठीक है? ये सब समाजवादी है। कि सभी को हम जो न्याय देंगे, ठीक है? 39 न्याय वाला हो गया, ठीक है? 41 काम देंगे, काम का एक अच्छा माहौल देंगे, 43 हो गया, 43 ए हो गया, 47 हो गया। तो ये सब जो है, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय वाले हैं। आपको समाजवादी विचारधारा जो पता ही होगी कि सभी को समान वितरण होना चाहिए, ठीक है? सभी को बराबर सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है? गरीबों को सब ये मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है, वो समाजवादी है, ये ध्यान रखें। गांधीवादी सिद्धांत वो है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए रचनात्मक कार्यक्रम। अब जो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में रचनात्मक कार्य किए थे वही है, ठीक है? जैसे आर्टिकल 40 है, वो उन्होंने पंचायत के लिए बात करी थी, ठीक है? आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योग की वो बात करते थे कि उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? सहकारी समितियों की बात भी करते थे, मिलजुल कर करेंगे, ठीक है? एससी एसटी के उत्थान की बात करी थी उन्होंने, ठीक है ना? दूसरा मद्यपान निषेध, शराब के निषेध की बात करते हैं, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध की बात करते थे उस टाइम भी, ठीक है? गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का संरक्षण, ये बात करते थे, ठीक है? तो ये हो गए गांधीवादी, गांधीयन प्रिंसिपल हो गए। अब है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार वो सिद्धांत है, जो नवाचार की बात करते हैं, ठीक है? जो नवाचार की बात करते हैं, जो आधुनिकता की बात करते हैं, जो प्रगतिशील व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है? जैसे समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया, ठीक है ना? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल्य अवस्था देख-रेख होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ये वाली बात करते हैं वो, ठीक है? पर्यावरण की बात करते हैं, वन और वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो लास्ट के 3 है ना, वो उदार बुद्धि है, ये ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की संरक्षण करेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करेंगे, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करेंगे, ये अनुच्छेद 51 की बात है, ठीक है? तो ये याद रहेगा, आगे चलते हैं।
ये है कौन-सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देते को अभी पढ़ा हमने, ठीक है? 50 आर्टिकल 50 हो गया, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार नीति दिशा तत्व परस्पर पूरक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो ईच अदर मतलब एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ब कह रहा है परस्पर पूरक है, ठीक है? किसी कानून को केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, ठीक है? एक तो ये हो गया कि नीति निर्देशकता तो संविधान की मूल संरचना का भाग है, ठीक है? तो इसकी हम बात करें, देखो ये परस्पर पूरक है, मूल अधिकार और डीपीएसपी परस्पर पूरक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। पूरक कैसे? ये एक-दूसरे के साथ ही तो काम करते हैं। इधर जो है गवर्नमेंट काम करेगी, निर्देश दिए गए हैं, दूसरा इधर जो है मूल अधिकार है कि लोगों की अधिकारों की बात करते हैं, तो ये एक-दूसरे के पूरक है। एक है ना? तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी कानून को केवल इस आधार पर ऐसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब ये असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते कि डीपीएसपी का उल्लंघन किया है, क्योंकि डीपीएसपी जो है ना, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है? न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। ये सिर्फ़ एक निर्देश है सरकार के लिए, राज्य के लिए कि आप ऐसा करोगे, ठीक है? तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसे किसी भी आधार पर मान लें कि जो डीपीएसपी में कहा गया है, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है या उसके विपरीत कर रही है, तो इसके आधार पर हम ना कानून को जो है वो असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट जो है नहीं कर सकते कह रहा, तो इसका मतलब ये भी सही है। दूसरा, नीति निर्देशक संविधान की मूल संरचना का भाग है। तो कोई बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तीसरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म होते ही हमारा ए आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? अब ये है, ये देखो ये भी हमने पढ़ लिया पीछे, ठीक है? 50 हम अभी पढ़कर आए थे, पृथक्करण हो गया, तो ए का डी का 4 हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, ठीक है? ऐसे एलिमिनेशन लगाओ, जो आपको 100% आ रहा है सबसे पहले उस पे फोकस करो। 48 है परिवहन संरक्षण है, इसका मतलब सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 जिसमें है वो हटा वो सही है, तो इसका मतलब ये C2 है इसमें तो सी, ठीक है? अब 39 है, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात करता है, तो ये सही है। ए का फर्स्ट जिसमें वो आ जा तो ये आ जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है? इस तरह से हमें करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब ये है कि जो आर्टिकल 262 है वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है? दूसरा है 263 आर्टिकल है इंटर स्टेट काउंसिल से, अंतर्राज्यीय परिषद से। तीसरा है अनुच्छेद 280 आर्टिकल 200 से वित्त आयोग से, ठीक है? ये हो गया। फिर है अनुच्छेद 279 है जीएसटी काउंसिल से, ठीक है ना? तो ये जो है इसमें कौन-सा सही पूछ रहा है, कितने युग्म सही है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो हो सकता है पीसीएस पूछे, ठीक है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो सभी 4 स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस इस बार पूछ सकता है और में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? अभी देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है ना? राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है उसमें संसद के दोनों सदन के, ठीक है? राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है? ये हो गया। देखो गोला भी करते रहना कि कौन-सा चीज़ पे फोकस करना है। जैसे राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, राज्य विधानसभा की नहीं, ये नहीं की बात कर रहा है, ठीक है? दूसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हमने ये जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है? अब इसको एक बार देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, देखो राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन सभी सदस्य नहीं लेते थे। तो सभी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। सभी आ रहा है, यहाँ से ये आ जाता है निर्वाचित सदस्य, ठीक है? निर्वाचित सदस्य, तो पहला तो गलत हो जाएगा। पहला गलत होते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन और भी देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन राज्य विधान परिषद, देखो राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ठीक है? इसमें राज्य विधान परिषद की जगह वो स्टेट विधानसभा कह देता ना, ठीक है? विधानसभा कह देता तो ज़्यादा सही रह जाता, ठीक है? ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्ट नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये क्या पूछ रहा है? वो सही पूछ रहा है, नहीं लेती? हाँ, तो नहीं लेती बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी को जो अलाउ करा था, तो 70 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें अलाउ किया गया था, ठीक है? तो इसका मतलब 2 और 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। देखो 70वां कौन अमेंडमेंट एक्ट था, पास्ड हुआ था 1992 में, ठीक है? तो इनको दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? अब है राष्ट्रपति निर्वाचन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन मतदान नहीं करता? नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? जो करता हो उसको हम खत्म कर देंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ये तो नहीं करते, इसका मतलब 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है? 1 तो आएगा, इसका मतलब 3 जिसमें क्योंकि 3 में इसमें बी में 1 नहीं है और सब में 1 है। लोकसभा के मनोनीत सदस्य यदि कोई हो, देखो मनोनीत सदस्य वे भी नहीं करते थे, इसका मतलब 2 भी जिसमें है वो भी आएगा, ठीक है? इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं भाग लेते हैं, तो ये भी पूछा तो जिसमें 3 है वो भी आएगा, ठीक है? इसका मतलब ये
खत्म, इसका मतलब सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है? तो हमें पता है राज्यसभा के मनोनीत नहीं लेते, निर्वाचित करते हैं, लोकसभा के मनोनीत नहीं करते, निर्वाचित होते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद तो भाग ही नहीं लेती है, राज्य विधानसभा के मनोनीत नहीं निर्वाचित होते हैं, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, ये कहा गया है, ठीक है? ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता है, गुप्त में मतदान वहाँ होता है, सीक्रेट बैलेट पर वहाँ जो है, वहाँ इलेक्शन होता है, ये वो कह रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में दल का व्हीप लागू नहीं होता, ये कहता है। जो व्हीप सिस्टम होता है, वो पार्टी व्हीप वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये कह रहा है। तो इस सही उत्तर का चयन करना है। अब इसका कैसे देखें, देखो राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। हमने देखो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे करते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य पहले से हैं, राज्यसभा, लोकसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है? तो राज्यसभा प्लस लोकसभा और जो विधानसभा ठीक है, स्टेट विधानसभा, इन सब के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि प्रत्यक्ष। डायरेक्ट तो वो हो जाता है जब डायरेक्ट जनता इलेक्शन करती है, जब जनता वोटिंग करती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष ना होकर ये अप्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा, ये खत्म होते ही ये हमारा आंसर आ जाएगा वैसे। दूसरा स्टेटमेंट ये है, राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है। देखो राष्ट्रपति चुनाव से गुप्त होता है, ठीक है? राष्ट्रपति चुनाव गुप्त होता है, तो सीक्रेट बैलेट, तो देखो 2 तरह के बैलेट होते हैं, मैं आपको बताऊँ। 2 तरह के होते हैं, एक तो सीक्रेट होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज़्ड होता है, एक ओपन होता है। अब ये सीक्रेट और ओपन में अंतर क्या होता है? ठीक है? सीक्रेट इसमें क्या होता है ना, सीक्रेट ये ऐसा होता है कि इसमें ये पता नहीं रहता कि किसके द्वारा, जैसे हम वोट डालेंगे तो हमारे द्वारा ये पता नहीं रहता कि हमने किसको वोट दिया, तो ये सीक्रेट बैलेट हो गया, ठीक है? इसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट बैलेट होता है कि उसमें जब प्रत्याशी जब वोट ड होने मतलब जो जो वोट डाला जाता है, तो ये पता नहीं होता किसने किसको वोट डाला है, तो ये सीक्रेट हो जाता है। ओपन हो जाता है जिसमें पता होता है, ठीक है? जैसे राज्यसभा में ओपन जो होता है वो राज्यसभा का होता है, ठीक है? राज्यसभा का होता है। सीक्रेट किस-किस का होता है? लोकसभा का, ठीक है? लोकसभा का सीक्रेट होता है, ठीक है? विधानसभा का सीक्रेट होता है, ठीक है? हम तो सीक्रेट ही डालते हैं ना, हमारा किसी को पता ही नहीं होता है, ठीक है? प्रेसिडेंट का सीक्रेट होता है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट का सीक्रेट होता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि ओपन किसका होता है और सीक्रेट किसका होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हाँ, एक है व्हीप, राष्ट्रपति चुनाव व्हीप नहीं होता। देखो व्हीप क्या होता है ना, व्हीप एक ऐसा सिस्टम होता है पार्टी व्हीप, कि पार्टी ना निर्देश करती है। पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को, अपने नेताओं को वो निर्देश देती है और उस निर्देशों का पालन करना होता है 100%, ठीक है? तो इसको ही व्हीप कहते हैं। लेकिन इसमें व्हीप लागू नहीं होता क्योंकि इसमें जो गुप्त होता है, जब ये गुप्त हो रहा है, जब यहाँ है ना, जब एक प्रत्याशी जो है, या एक व्यक्ति जो है, या एक नेता जो है, वो वोट डाल रहा है, ठीक है? वोट उसने डाली और वोट है कैसी? गुप्त, मतलब सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब तो वो है, हो गया ना कि उसको ही पता है और किसी को नहीं पता, ठीक है? उसको ही पता और किसी को नहीं पता। जब सीक्रेट हो जाएगी तो व्हीप कैसा वहाँ पर लागू हो जाएगा? तो ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है? तो सीक्रेट जब हो जाएगी तो वहाँ व्हीप तो खत्म हो जाएगा ना, व्हीप वहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है? व्हीप तो वो होता है कि पहले पार्टी ने बता दिया भई इस व्यक्ति को वोट डालनी है, तो वोट वही डालेगा, ठीक है? उसका नेता। लेकिन यहाँ तो जो है गुप्त हो रहे हैं, यहाँ तो पता ही नहीं होता पार्टी को भी कि किसको वोट डाला है ना किसको नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो ये है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो आर्टिकल 54 के तहत होता है, ठीक है? या 63 के तहत होता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष, ठीक है? उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो विधानसभा, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट जो है वोट डालते हैं। कि कौन चुनता है इसे? देखो इसमें जो है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल बनता है, वो चुने जाते हैं। वो निर्वाचक मंडल किससे बनता है? ठीक है? मैंने आपको बताया भी है, निर्वाचक मंडल बनता है, ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें कौन-कौन डालता है? जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है? और दिल्ली और पुदुचेरी सिर्फ़ यही, इनके निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, ठीक है? इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, निर्वाचक मंडल में यही होता है, ठीक है? तो यहाँ जो निर्वाचक मंडल बनता है, वो चुनता है, ठीक है? अब उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति के में निर्वाचित होते हैं, लेकिन कौन-कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो जब सदस्य आ रहा है, दोनों सदनों के सदस्य आ रहा है, तो इसका मतलब निर्वाचित भी लेंगे भाग, ठीक है? और मनोनीत भी ले सकते हैं इसमें भाग, ठीक है? तो ये वाली बात होगी। तो ये इससे इतना अलग है कि इसमें निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, ठीक है? सिर्फ़ संसद के लेते हैं, ना कि विधानसभा के, ठीक है? अब
लोकसभा में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, यहाँ निर्वाचित और मनोनीत भी होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, यहाँ दोनों होते हैं। राज्य विधानसभा इसमें शामिल होती है, इसमें शामिल नहीं होती, जो हमने बात करी वही चीज़ें बता रहा है। विधान परिषद में इसमें शामिल है, यहाँ नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती। दिल्ली पुडुचेरी ये शामिल होती है, यहाँ नहीं होती है, ठीक है? इसमें जो प्रणाली कौन-सी यूज़ की जाती है, ये है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, ठीक है? दूसरा एसटीवी जो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है? प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। इसका होता है प्रोपोर्शनल अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है? एकल संक्रमणीय, ठीक है? मत, ठीक है? मतदान जो होता है इसका भी गुप्त होता है, इसका भी गुप्त होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष, इसका 5 वर्ष, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। पुनर्निर्वाचन दोनों पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। निर्वाचन विवाद अगर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। वोट की वैल्यू ये इसका ठीक है ना? ये हो गया। अब ये है एक इम्पीचमेंट होता है, ठीक है ना? इम्पीचमेंट महाभियोग जो लगता है, आर्टिकल 61 में महाभियोग दिया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, जो कि संविधान के उल्लंघन पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के आधार पर हम महाभियोग द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है? अब इसमें क्या, हटाया कैसे जाता जाता है, प्रोसेस क्या होता है? तो हटाया जाता है कि पहले शुरुआत में या लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है? शुरुआत में क्या होता है, कोई भी सदन, ठीक है? शुरुआत में कोई भी सदन, लोकसभा का, राज्यसभा का, वहाँ से जो है शुरुआत होती है। शुरुआत में क्या होता है, पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, ठीक है? 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। फिर इसमें प्रस्तावक जो होते हैं वो 1/4, कुल सदस्यों के 1/4 कम से कम होने चाहिए, उसके हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव 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 रखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद पहला सदन, चाहे वो राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा हो सकता है। तो देखो, राज्यसभा, लोकसभा में स्टार्टिंग होगी, नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, फिर जो प्रस्तावक होंगे 1/4 टोटल उसके। पहले सदन जो होगा वो क्या करेगा, 2/3 से, कुल सदस्य 2/3 से उसको पारित करेगा प्रस्ताव। जब ये यहाँ से पारित हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट सदन में जाएगा, दूसरे सदन में चला जाएगा। दूसरे सदन में आरोपों की जाँच होगी, ठीक है? जब जो भी आरोप लगाए गए हैं संविधान के उल्लंघन के, उनकी जाँच हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद राष्ट्रपति का अधिकार क्या है? राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का भी अधिकार होगा, ये यहाँ पर है, ठीक है? ये हो गया। दूसरा अंतिम निर्णय जो होगा, जब दूसरा सदन के पास आया है, जब अगर दूसरा सदन भी 2/3, कुल सदस्य के 2/3 से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो इसके बाद राष्ट्रपति पद से हट जाता है, ठीक है? ये चीज़ है राष्ट्रपति को पद के हटाने की प्रक्रिया, ठीक है? नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएँगे? इसका प्रावधान आर्टिकल 67 में है। देखो, वहाँ राष्ट्रपति के जो हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलती है, यहाँ महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति के लिए इतने आर्टिकल है तो महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है ना? तो ये हम गलत है, महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है? 67 के तहत होता है। आधिकारिक प्रक्रिया रिमूवल प्रस्ताव आता है एक, ठीक है? ठीक है? हटाने के लिए एक प्रस्ताव आता है, इसकी शुरुआत केवल राज्यसभा में, ठीक है? वहाँ पर क्या होती थी, राज्यसभा में भी हो सकता था, लोकसभा में भी हो सकता था। इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल क्या था, 61 था, यहाँ 67 है, ठीक है? यहाँ पर भी प्रस्ताव लेकर आएँगे, वहाँ पर भी, ठीक है? ये प्रस्ताव आएगा दोनों सदन में प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का नेता होता है वो, राज्यसभा के सभापति होते हैं। दूसरा, राज्यसभा में प्रस्ताव बहुमत से पारित होगा, ठीक है? बहुमत से पारित होता है, ठीक है? वहाँ कैसे पास हो रहा था, 2/3 के कुल सदस्य के, ठीक है? अब लोकसभा की भूमिका, लोकसभा का प्रस्ताव भी सहमत होना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर भी सहमति ली जाती है, ठीक है? जब सहमति हो जाएगी उसके बाद, या 14 दिन वहाँ भी था, यहाँ भी है 14 दिन, ठीक है? क्या महाभियोग प्रक्रिया होती है? नहीं, यहाँ नहीं होती, लेकिन यहाँ महाभियोग प्रक्रिया होती है, ठीक है? राष्ट्रपति की भूमिका, कि प्रस्ताव पारित होने में कोई भूमिका, मतलब उपराष्ट्रपति की उसमें कुछ नहीं होती, कार्यकाल 5 बार, लेकिन हटाए जाने पर पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें उपराष्ट्रपति के लिए, तो आपको दोनों का अंतर पता लग गया होगा, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन जो बनते हैं ना, अगर वो प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की प्रक्रिया के लिए पूछेगा, वो प्रावधान डाल देगा उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है? तो इसलिए हमें वाइस प्रेसिडेंट का भी पता होना चाहिए, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। अब देखो, ये है कौन किसको त्यागपत्र देता है, ठीक है? जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ठीक है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, ठीक है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ पर जो है एक थोड़ी-सी जहाँ ध्यान रखने की बात है, वो है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री देता है प्रधानमंत्री को, ठीक है ना? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र, ठीक है? फिर राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को, पता है? ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री दे रहा है राष्ट्रपति को, राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। राज्य मंत्री जैसे वहाँ केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, यहाँ सीएम को देंगे, ठीक है ना? उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो देगा ना, वो उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा सभापति जो होगा, उपराष्ट्रपति हमने बात ही कर ली, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है? राज्यसभा का उपसभापति जो होता है ना,
वो राज्यसभा के सभापति को देगा। तो कैग जो ये सब जो जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, उनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं, वो सब राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को देगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को, निर्वाचन आयुक्त भी जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जिसमें ध्यान रखने वाली बात है केंद्र मंत्री की और राज्य मंत्री की, ठीक है? आगे चलते हैं। तो एक ये है क्षमादान, ठीक है? क्षमादान, ठीक है? राष्ट्रपति के मामले में आर्टिकल है राष्ट्रपति के मामले में आर्टिकल है 72 और राज्यपाल के मामले में है 161 ठीक है ना? ये हो गया क्षमादान। तो 5 तरह की क्षमादान शक्ति होती है, क्षमा कर देना, लघुकरण कर देना, परिहार कर देना, विराम लगा देना, परिविलंबन कर देना। तो इनके बारे में जानेंगे क्या है, ठीक है? क्षमा को पार्डोन बोलते हैं, लघुकरण को कम्यूटेशन बोलते हैं, रेमिशन बोलते हैं, परिहार को विराम को रेस्पाइट बोलते हैं, परिविलंबन को रिप्रीव बोलते हैं। देखो क्षमा कर देना, क्षमा का मतलब होता है कि पूर्ण क्षमा, उसके दोष जो लगा था वो भी खत्म कर दी, उसकी सज़ा भी खत्म कर दी, ठीक है? जो अपराध था, जो सज़ा थी, दोनों को समाप्त कर दिया। मतलब जो अपराध उसने करा था उसको भी खत्म कर दिया कि कोई अपराध नहीं करा और सज़ा को भी खत्म कर दिया। जो 10 साल की मिली होगी, 20 साल की मिली वो भी खत्म कर दिया। लघुकरण देखो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ लघु, हमें लगेगा ये लघुकरण का मतलब है कि लघु कर देना मतलब उसकी जो सज़ा थी उसको कम कर देना। जबकि यहाँ इसका विपरीत समझो आप, लघुकरण का मतलब है सज़ा का स्वरूप बदल देना। मान लिया कठोर सज़ा मिली थी तो हल्की सज़ा कर दी। फांसी की सज़ा मिली थी तो उसे कारावास की सज़ा दे दी, आजीवन कारावास की, या आजीवन कारावास की मिली थी तो उसे 5 साल की दे दी। तो ये कठोर सज़ा से हल्की सज़ा में मतलब स्वरूप चेंज कर दिया सज़ा का। परिहार का मतलब है जो हमें लग रहा है लघुकरण मतलब सज़ा की अवधि को कम कर देना। तो ये दोनों कंफ्यूज़ करेंगे आपको बस। परिहार अवधि को कम कर देता है उसके साथ, ठीक है? सज़ा का प्रकार वही है लेकिन अवधि कम करता है मतलब अवधि कम कर देना। देखो यहाँ हमने थोड़ी-सी वो बात करी थी, यहाँ स्वरूप बदलता है, ठीक है? यहाँ अवधि बदलती है, ठीक है? यहाँ अवधि, ठीक है? यहाँ स्वरूप, ठीक है? यहाँ स्वरूप बदलता है, ठीक है? कठोर सज़ा को हल्की सज़ा में बदल देगा, ठीक है? ये होता है। 10 साल की सज़ा को 5 साल की जब सज़ा हो जाए में बदला जाएगा तो उसके लिए परिहार आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है? अब है विराम लगा देना, विराम है विशेष परिस्थितियों में कम सज़ा कर देना। अब विशेष परिस्थिति कौन-सी है? बीमारी हो जाए, गर्भावस्था हो जाए, ऐसी विशेष स्थितियों में उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है। परिविलंबन होता है सज़ा को टाल देना थोड़े समय के लिए, अस्थायी रोक लगा देना, विशेषकर मृत्युदंड में कुछ समय की राहत के लिए। तो विराम लगा देना मतलब उसको विशेष परिस्थिति में सज़ा को कम कर देना, परिविलंबन मतलब सज़ा को टाल देना, ठीक है? ये हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन निर्वहन करेगा? देखो राष्ट्रपति नहीं होता, ठीक है? प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट काम को सँभालता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता तो कौन सँभालेगा? ये वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें इस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो है वो सँभालेगा। तो ये सीजेआई इसका आंसर है, आंसर 3 सी। ठीक है? तो ऐसे एक ऐतिहासिक उदाहरण रहा है वर्ष 1969 में 1969 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह ने इस व्यवस्था के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एम हिदायतुल्लाह ऐसे सीजेआई थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, क्षमादान शक्ति 72 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है? सही उत्तर देना है। दूसरा राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। हमने अब बात करी वो क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है। ये भी सही है, कोर्ट मार्शल दिए गए दंड को राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा नहीं दे सकता। ये बात बिल्कुल सही है। देखो दोनों में अंतर है, ठीक है? दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है सज़ा में। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट, ठीक है? ये प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो है गवर्नर, ठीक है? ये इनमें अंतर क्या है? देखो ये जो है ना, एक तो कोर्ट मार्शल वाला, ठीक है? कोर्ट मार्शल, ठीक है? जिस कोर्ट मार्शल की जो पावर है उसको कम करने की, ठीक है? वो है ये 72 जो है प्रेसिडेंट को ही सिर्फ, इसको नहीं है। ठीक है? संघीय कानून को ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ़ करने का, ठीक है? मृत्युदंड दी गया उसको माफ़ करने का, क्षमा करने की शक्ति इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो ये कुछ अंतर है, ठीक है? ये आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इस नज़रिए से देखें, राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा नहीं दे सकता, तो ये सही है, तो कुछ क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि मृत्युदंड का स्वरूप चेंज कर देगा, ये अलग बात है, ठीक है? इसका मतलब तीनों सही है, ये आंसर आ जाएगा सी इसका, ठीक है? आगे चलते हैं। अब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल बनता है, ठीक है? निर्वाचन, ठीक है ना? इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो निर्वाचन जो मंडल बनता है उसमें ये सदस्य होता है, ऐसा बात कह रहा है। अब देखो इसमें होता है या नहीं, आप खुद देखो। हमने क्या बात करी थी कि राष्ट्रपति जो है मतलब राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचक मंडल बनता है उसके लिए। इस निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सदस्य होता है? निर्वाचक मंडल में जो है राज्यसभा,
राज्यसभा, लोकसभा, ठीक से? लोकसभा और विधानसभा, ठीक है? विधानसभा और जो है दिल्ली और पुडुचेरी के मामले आ गए थे। इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। दूसरा, जब हमने उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट मतलब सभापति की बात करी थी राज्यसभा के, तो हमने ये कहा था इसमें संसद सदस्य, संसद संसद के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत भी और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये हमने बात करी थी। अब क्वेश्चन ये आया हमारे सामने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, ठीक है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, ठीक है? तो इसको ये ध्यान रखना आप कि इसके इलेक्शन में ये नहीं भाग लेता है, ठीक है? इस इलेक्शन में ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं भाग लेता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसमें मनोनीत सदस्य भी वो ले रहे मनोनीत भी कर रहे हैं, ठीक है? मनोनीत सदस्य भी भाग ले रहे हैं तो इस वजह से वो नहीं करता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है? 1 मिनट। हुँ, देखो यही तो है कि वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का हेड होता है, अब जो हेड है मतलब जिसको जो चुन के जा रहे हैं मतलब जो हेड को जो चुन रहा है वो जो है वो विधानसभा, विधान परिषद से जाते हैं विधान परिषद चुनती है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली यहाँ मनोनीत यहाँ पर मतलब यहाँ पर इलेक्शन में भाग नहीं लेते, ठीक है? ये ध्यान रखना आप, ठीक। उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है, ठीक है? ये नहीं होता, ठीक है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। ये बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा नहीं लेती है, इसे हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो इसका 2 तो खत्म हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर 118 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करता है? राष्ट्रपति ये तो हमने बात कर ली, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, मनोनीत भी होते हैं, केवल निर्वाचित मनोनीत सदस्य मनोनीत सांसद होते हैं, ये सही है, सांसद होते हैं, विधायक तो होते ही नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया। आगे उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देता है, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है? अब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है? महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार बहुमत आवश्यक है, ठीक है? अभी हम पढ़ कर आए हैं कैसा बहुमत आवश्यक है? उपस्थित मतदान देने करने वालों का 2/3, ठीक है? ये होता है, ठीक है? इसका ये आंसर यहाँ ये गलत ये कुल सदस्य हाँ, कुल सदस्यों का ये सही है, कुल सदस्यों का जो है कुल सदस्य संख्या का 2/3 जो है वो जो इसमें चाहिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में, ठीक है? आगे चलते हैं। कौन-सा कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है? भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ठीक है? आर्टिकल 53, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अध्यादेय ये सब जो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, आर्टिकल 53 के तहत, ठीक है? आगे चलते हैं। ये अब है यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को मतलब किसी विधेयक का क्या होता है? विधेयक मतलब बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, तो उसे संसद उसे पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या है? देखो इसका क्या बता रहा है ये, अगर मान लिया राज्यसभा या लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, वो गया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? प्रेसिडेंट के पास बिल गया। अब इसके पास ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? ऑप्शन थे या तो इसको मतलब ये तो पास कर दे, ठीक है? या इसको मना कर दे या इसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि उसने पुनर्विचार के लिए प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, वापस भेज दिया है। तो अब फिर पुनर्विचार वापस भेजने के बाद फिर दोबारा आया, तो ऐसी स्थिति में पास करना अब कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है? पुनः लौटा सकता है, वो नहीं लौटा तो वीटो कर सकता है, नहीं तो इसका आंसर जो है स्वीकृति देने के लिए अब बाध्य हो गया है, ठीक है? ये हो गया, स्वीकृति देने के लिए अब बाध्य हो गए हैं, ठीक है? अब उनको देना पड़ेगी स्वीकृति, ठीक है? अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधायक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? देखो वापस नहीं भेज सकता, किसको नहीं भेज सकता? साधन विधायक को तो भेज देता है, धन विधायक को नहीं भेजता, ठीक है? अब देखो धन विधायक मनी बिल को नहीं क्यों नहीं भेजता कि देखो मनी बिल जो आया था ना, अब पुनर्विचार के लिए वो क्यों भेजेगा जब वो उसी की सहमति से आया, उसकी सिफारिश से ही आया। पहले मनी बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, जब एक बार मंजूरी दे दी आपने, अब वो आपके पास गया है, उसको आप मना कर रहे हो, तो ये तो नहीं कर सकते, उल्टा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मनी बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वो वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब है 124 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है? अब ये है राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है? राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखो एक चीज़ तो पता वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो तो पीएम होता है, ये तो हमने संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में पढ़ी पढ़ी थी, ठीक है ना? सेकंड क्लास में लगभग पढ़ा था, तो एक बार देख लेना आप सेकंड क्लास, ठीक है? ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 2 और 3 तो ये सही कह रहा है। अब बात आती है राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है या नहीं है? तो संविधान का संरक्षक तो हाँ, हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट है तो 2 और 3 इसका आंसर है क्योंकि पहला भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट है ये तो, ठीक है? इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? आगे चलते हैं।
ये है लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के 74 आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपकी वाईक्यू का है, ठीक है? एक बार आर्टिकल देख लो आप कि आर्टिकल 74 यही स्पष्ट करता है आर्टिकल 74 ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है? अब आर्टिकल 75 ये कहता है ये मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल ज़िम्मेदारी की बात करता है, ठीक है? 70 78 एक बार देख लेना। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन पे हमने बात करी थी हाँ, बिल वाले पर कि कोई बिल है आपको पता होगा बिल तो बिल होता है बिल प्रेज़ेंट जो कोई एक्ट बनता है वो ऐसा होता है कि बिल बनता है पहले संसद में, फिर वो पास राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ये विधेयक होता है, ठीक है? अब इस पर ये होता है कि प्रेसिडेंट क्या-क्या कर सकता है एक बिल पर, तो बिल कितने तरह के होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक होता है सिंपल साधारण जो बिल होता है वो हो गया, एक होता है मनी बिल, ठीक है? एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है? ठीक है? ये वाली। अब इसमें क्या होता है, देखो सिंपल बिल में अनुमति दे देगा पहले तो ये भी कर सकता है, कंडीशन जो है आर्टिकल 11 के तहत 111 के तहत, ठीक है? 111 के तहत। एक तो अनुमति दे देगा या अनुमति को रोक देगा, ठीक है? कि भई रोक दी, मुझे नहीं देनी अनुमति, ठीक है? दूसरा ये कह देगा कि पुनर्विचार के लिए, ठीक है? वापस भेज देगा, वापस ले जाओ, दोबारा उसे पुनर्विचार करके लेकर आओ, ठीक है? ये तो हुआ सिंपल बिल में, साधारण बिल में। अब मनी बिल में, देखो मनी बिल में आप हमने क्या कहा था मनी बिल में तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता, तो इसका मतलब मनी पुनर्विचार तो नहीं हो सकता, ठीक है? इसका मतलब पुनर्विचार तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसमें अनुमति दे सकता है और या रोक सकता है उसे। तो ठीक है, क्या जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, संविधान संशोधन बिल में इसमें अनुमति देनी ज़रूरी होता है, ना तो इसे रोक सकता, ना उसे जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, ठीक है? तो ये हो जाता है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है? तो ये जो गया ना पहले 3 कर सकता है, फिर उसके बाद 2 कर सकता है, ये कम होते चले जाएँगे, तो ये वाली एक बन जाएगी। अब आती है राज्यपाल क्या कर सकता है, ठीक है? गवर्नर के पास क्या गवर्नर क्या कर सकता है? तो गवर्नर सिंपल बिल हो गया एक तो, ठीक है? दूसरा मनी बिल हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वहाँ पर होता नहीं है, ठीक है? वो संसद ही करता है। तो जो सिंपल बिल होता है, एक तो गवर्नर के पास ऑप्शन है, वो कर देगा कि चलो ठीक है पास हो गया, या मना कर देगा या फिर उसे पुनर्विचार के लिए भेज देगा या वो प्रेज़िडेंट के लिए विचार के लिए उसे रिज़र्व्ड कर लेगा, प्रेज़िडेंट के लिए रिज़र्व कर लेगा। ये स्पेशल चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब इसमें इसमें क्या होता है मनी बिल में वो पास कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार यहाँ पे भी नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन एक यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। तो ये हो गया हमारे गवर्नर के पास ऑप्शन कि वो क्या कर सकता है बिल को, ठीक है? तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का बात करेंगे, ठीक है? ये वाली क्लास आपके पीसीएस, प्रीलिम्स, बीईओ, आरओ, एआरओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो ऐसे ही जुड़े रहे, ठीक? और एक काम ज़रूर कर देना यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना, ठीक है? आज के लिए धन्यवाद, थैंक